नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल जीएस स्टडी पॉइंट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के दो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला 1857 की क्रांति और मौर्य साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो किस विद्रोह से संबंधित था? बैरकपुर। किससे? बैरकपुर। ए इज़ राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो किसने किया था 1857 में जिहाद का प्रचार जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध था? तो मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला। ए इज़ राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था 1857 में सिपाही विद्रोह? प्रश्न नंबर तीसरा, तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म पूछ रहा है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह, जो कि इलाहाबाद लियाकत अली से संबंधित है। डी इज राइट, ये सुमेलित नहीं है। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रथम चिंगारी भड़की थी तो कहाँ से भड़की थी? तो मेरठ से भड़की थी। ए इज़ राइट आंसर। प्रश्न नंबर छठा देखते हैं, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है तो कहाँ है खासी जनजाति का मूल निवास स्थान? असम में है। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो किसे कहा जा सकता है भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह? बंगाल का नील विद्रोह। सी इज राइट। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था 1857 का विद्रोह कानपुर में? पूछ रहा है। तो किसने किया था? नाना साहब ने। डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वह कौन सा स्थान था? तो वह था बिहार। क्या था? बिहार। बी इज राइट। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पूछ रहा है तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो लियाकत अली ने। डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो कौन सा जो प्रकाश डालता है 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था पूछ रहा है? तो 1859 में। ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर मौर्य साम्राज्य से जुड़ा है यह प्रश्न। तो मौर्य साम्राज्य से जुड़ा है प्रश्न को देख। तो मौर्य साम्राज्य का पहला प्रश्न है जो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो अपने प्रांत के जिलों को कौन सा अधिकारी जो नियंत्रित करता था संग्रहण को? तो कौन था? स्थानिक। ए का सी। सी इज राइट। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो कौन सबसे प्राचीन था? तो रुम्नी देव स्तंभ। बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, डाईमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो किसके दरबार में भेजा गया था डाईमेकस? बिंदुसार के। सी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? तो आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर पांचवा देखते हैं, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो किस काल में स्थापित हुआ था अमरावती का महास्तूप? किस काल में, किसके काल में स्थापित हुआ था? तो अशोक के। ए इज राइट। प्रश्न नंबर छठा देखते हैं, राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेख में हुआ था? तो राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों का सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? किसके काल के अभिलेखों में पूछ रहा है? तो मौर्य काल के। ए इज राइट आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो 26। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो किसके लिए प्रयोग किया गया था विविधाध्यक्ष? चारागाहों का अध्यक्ष। ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो कौन सा है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो 12वां शिलालेख। 13वां जो है ये युद्ध से संबंधित है। तो डी इज राइट। प्रश्न नंबर 10 है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टीनोमुई अधिकारी का संबंध किससे था? तो किससे था? मेगास्थनीज उल्लिखित एस्टीनोमुई अधिकारी का संबंध पूछ रहा है। किससे था? नगर के अधिकारी से था। ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो कौन सा वह शिलालेख है जो करारोपण के बारे में बात की है अशोक ने? तो कौन सा है? रुम्नीदेही स्तंभ शिलालेख। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो न्यायिक कार्य। बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 13 नंबर में कगनहल्ली। डी इज राइट आंसर। अशोक के पाषाण पर उद्गृत प्रतिमा उनके नाम से के साथ प्राप्त हुई थी। कगनहल्ली। डी इज राइट। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो कौन सा कहता है? 12वां शिलालेख जो धार्मिक सामंजस्य के बारे में बताता है। बी इज राइट। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी है। सी इज राइट। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का दूत कौन था पूछ रहा है। कौन था? डायोनीसियस। ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है इसमें से पूछ रहा है? तो पापों से भय। डी इज राइट आंसर। अशोक के किस शिलालेख में युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? किस शिलालेख की बात कर रहा है? 13वां बृहद शिलालेख। ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं थे? कौन नहीं थे?
केरल और तमिलनाडु, सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम जो था राजुक प्रादेशिक युक्त था। क्या था? प्रादेशिक राजुक युक्त, डी हो जाएगा, प्रादेशिक राजुक युक्त। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला, ए इज राइट आंसर। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? पूछ रहा है इसमें हिरन, बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके दरबार में आया था भारत? राजदूत, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, सी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पूछ रहा है इसमें से पाटलिपुत्र, बी इज राइट। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बी इज राइट। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में प्रचार किया? तो किस मुख्य उद्देश्य से किया था? अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु, डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? तो कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था, बी इज राइट। धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है, तो धर्म शब्द का रूपांतर धम्म किससे संबंधित है? प्राकृतिक भाषा से, सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम से मेगास्थनीज, डाइमेकस और कौन थे? से डायोनिसियस था। कौन था? डायोनिसियस, डी इज राइट। मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस। 31 नंबर प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने, बी इज राइट आंसर। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? किसने कहलवाया था? अशोक ने कहलवाया था देवताओं का प्रिय, सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन सा अंचल शामिल नहीं था? तमिलनाडु, केरल, सी इज राइट। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह क्या था? तक्षशिला उज्जैनी। तो क्या था? तक्षशिला एवं उज्जैनी था, तो डी इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान है जो कि, तो 35 नंबर का मिलान है अशोक। तो साड़ वाली जो राजधानी है रामपुरवा का है बुल कैपिटल, इस और अशोक का लोमरस ऋषि गुफा बराबर रोपड़ से बराबर क्षेत्र युक्त गुफा मिला है, और लोमरस ऋषि गुफा बराबर झील से मिला है। अशोक का लोरिया नंदनगढ़ से मिला है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए का तीसरा, साड़ वाली राजधानी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद लोमरस ऋषि गुफा बराबर हिल्स छिद्रयुक्त तरकूप रोपड़। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक
स्तंभ लोरिया नंदनगढ़, सांड वाली राजधानी रामपुरवा कैपिटल जो बुल होता है, लोमरस ऋषि गुफा बराबर हिल्स, छिद्रयुक्त तरकूप रोपड़। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो क्या था मौर्य साम्राज्य का एक संभावित पतन का संभावित कारण, पूछ रहा है। तो विशाल सैन्यवाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज क्या था, एक राजदूत था, यूनानी राजदूत। तो डी इज राइट। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था, वही था मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत था। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ। तो खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था, पूछ रहा है इसमें से। किस काल में हुआ था, बुद्ध काल में। कब हुआ था खरोष्ठी लिपि, बुद्ध काल। डी इज राइट, खरोष्ठी लिपि का उद्भव। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न पूछा है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या था। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ग्रंथ क्या है, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। डी इज राइट आंसर। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। तो यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, पूछ रहा है। सैंड्रोकोट्स, क्या कहा गया है, सैंड्रोकोट्स। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42 है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे। तो सीताध्यक्ष अर्थशास्त्र में जो उल्लिखित है किस विभाग के अध्यक्ष थे, पूछ रहा है, कृषि के। बी इज राइट। प्रश्न नंबर 43, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था, पूछ रहा है। तो क्या था इसमें से, भद्रबाहु। बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था। तो मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था, पूछ रहा है। तो क्या था, समाहर्ता। ए इज राइट। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किसका कथन है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता। किसका कथन था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, ये मेगास्थनीज थे। सी इज राइट। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे। तो मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे, इसको कहते थे धर्मस्थई। क्या कहते थे मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थई कहते थे। बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न 1857 की क्रांति और मौर्य साम्राज्य से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहें विशाल जीएस स्टडी पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।